नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के विकास की। मतलब कैसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते गए। बिल्कुल, ये सोचना ही मतलब कमाल लगता है कि कैसे वो मशीनें जो कभी पूरे पूरे कमरे घेर लेती थीं, हाँ, वो आज सिमटकर हमारे हाथों में आ गई हैं। सच में। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं पहली पीढ़ी से। जी। इसका समय था करीब 1940 से 1956 तक। और यहाँ की जो मुख्य तकनीक थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स, हाँ, वो कांच के बल्ब जैसे पुर्जे हम्म। और हजारों की संख्या में इस्तेमाल होते थे ये। इसी वजह से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का साइज बहुत ही बड़ा होता था। मतलब एक पूरा कमरा चाहिए होता था उन्हें रखने के लिए। हाँ बिल्कुल, और साइज ही नहीं, ये गर्मी भी भयानक पैदा करते थे क्योंकि ये ट्यूब्स ऊर्जा बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। ओह। इनका मुख्य काम था कैलकुलेशन करना, थोड़ा बहुत डेटा स्टोर करना और शुरुआती वैज्ञानिक कामों में मदद करना। और दस्तावेज ये भी बताते हैं कि ये बहुत भरोसेमंद नहीं थे। मतलब जल्दी खराब हो जाते थे। हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या थी। और फिर इन्हें प्रोग्राम करना, वो तो एक अलग ही चुनौती थी, क्यों? क्योंकि तब सिर्फ मशीन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल होता था। मशीन लैंग्वेज यानी वो 0 और 1 वाली भाषा? बिल्कुल, कंप्यूटर की अपनी भाषा। इंसानों के लिए इसमें कोड लिखना मतलब बहुत ही मुश्किल और थकाऊ काम था। बाप रे। ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत शुरुआती थे, जिन्हें बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब एक काम खत्म होगा फिर दूसरा लाइन में लगेगा। अच्छा। ENIAC, UNIVAC, IBM 701, ये सब इसी दौर के कंप्यूटर के नाम हैं। अगर फायदों की बात करें तो क्या था? मतलब उस वक्त के हिसाब से कुछ तो अच्छा रहा होगा। हाँ, देखिए उस जमाने के हिसाब से सोचें तो कैलकुलेशन तेज थी, हम्म। मिली सेकेंड में गणना कर लेते थे। मिली सेकेंड उस समय के लिए तेज था। बिल्कुल, हम्म। वैज्ञानिक काम कर सकते थे, डेटा स्टोर कर सकते थे। और वैक्यूम ट्यूब तकनीक खैर उपलब्ध थी, हम्म। लेकिन मुश्किलें कहीं ज्यादा थीं। हम्म। बहुत बड़ा आकार, भयंकर गर्मी, जिसके लिए एसी चाहिए ही चाहिए। हर वक्त। हाँ, लगातार। बिजली की खपत बहुत ज्यादा, रख रखाव मुश्किल और महंगा। और जैसा हमने कहा, मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की दिक्कत, तो ये बस शुरुआत थी, बहुत सुधार की गुंजाइश थी इसमें। बिल्कुल। तो फिर आए दूसरी पीढ़ी। समय था लगभग 1956 से 1963 का। जी। और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वो था ट्रांजिस्टर। इसने वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली। हाँ, और ट्रांजिस्टर का आना सिर्फ एक पुर्जा बदलना नहीं था, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी, एक लीप था टेक्नोलॉजी में। कैसे? देखिए, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले बहुत छोटे थे, सस्ते थे, तेज चलते थे, बिजली कम खाते थे और गर्मी भी कम पैदा करते थे। अच्छा। नतीजा क्या हुआ? कंप्यूटर पहली बार थोड़े छोटे हुए, मतलब अब भी बड़े थे, पर कमरे जितने विशाल नहीं। और ये पहले से ज्यादा भरोसेमंद भी हो गए। तो इस बदलाव ने कंप्यूटर के विकास को तेजी दी होगी। बिल्कुल, और प्रोग्रामिंग में भी थोड़ी राहत मिली। वो कैसे? अब असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल शुरू हुआ। ये मशीन लैंग्वेज से कह सकते हैं एक स्टेप ऊपर थी। इसमें 0 और 1 की जगह कुछ याद रखने लायक कोड्स, जिन्हें निमोनिक्स कहते हैं, वो इस्तेमाल होते थे। तो थोड़ी आसानी हुई। हाँ, थोड़ी आसानी हुई, पर यह अब भी मशीन से काफी नजदीकी भाषा थी। और इसी दौर में फोर्ट्रैन, कोबोल जैसी पहली हाई लेवल लैंग्वेजेस भी आईं। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज। हाँ, जो इंसानी भाषा के ज्यादा करीब थीं और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बैच प्रोसेसिंग के साथ साथ मल्टी प्रोग्रामिंग संभव हुई। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब? मतलब एक ही समय में कंप्यूटर की मेमोरी में एक से ज्यादा प्रोग्राम रखे जा सकते थे। ओके। इस पीढ़ी के कुछ उदाहरण? जैसे यूनिवैक 108, IBM 7094, CDC 1604, ये सब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तो मुख्य फायदे थे आकार छोटा हुआ, स्पीड बढ़े, माइक्रोसेकंड में गणना, हाँ, माइक्रोसेकंड, बिजली कम लगी और ज्यादा भरोसेमंद हो गए। सटीकता भी बढ़ी। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ भी सब परफेक्ट नहीं था। गर्मी अब भी पैदा होती थी, हालांकि पहले से कम। एसी की जरूरत अभी भी थी। ओके। लगातार रखरखाव भी जरूरी था। और कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए, इनपुट के लिए अब भी वो पुराने पंच कार्ड ही ज्यादातर इस्तेमाल होते थे। पंच कार्ड, हाँ, जिससे इनके इस्तेमाल की सीमाएं थीं, ये अब भी आम लोगों के लिए नहीं थे, बल्कि विशेषज्ञों की मशीनें थीं। सही बात है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं तीसरी पीढ़ी पर। समय था 1964 से 1971। यहाँ एक और बड़ा तकनीकी बदलाव आया। ट्रांजिस्टर की जगह ली इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी ने। आईसीज, हाँ। जिन्हें हम आमतौर पर चिप कहते हैं। हाँ, चिप। और आईसी अपने आप में एक मतलब इंजीनियरिंग का कमाल था। सोचिए, एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे फिट कर दिए गए। इसका सीधा असर क्या हुआ? सीधा असर, कंप्यूटर और छोटे हो गए, उनकी स्पीड और बढ़ गई और वो पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद बन गए।
मेमोरी की क्षमता भी काफी बढ़ गई। दस्तावेज बताते हैं कि आईसी ने कंप्यूटर को ज्यादा आधुनिक बना दिया। इसी दौर में कीबोर्ड और मॉनिटर जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल भी बढ़ा, पंच कार्ड पर निर्भरता कम हुई। जी हाँ, और प्रोग्रामिंग में भी सुधार हुआ। हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कोबोल, पास्कल, बेसिक वगैरह और ज्यादा इस्तेमाल होने लगी। इससे सॉफ्टवेयर बनाना आसान हुआ। और ऑपरेटिंग सिस्टम और स्मार्ट हो गए। टाइम शेयरिंग तकनीक आई। टाइम शेयरिंग इसका मतलब था कि एक ही पावरफुल कंप्यूटर अपना प्रोसेसिंग टाइम बांटकर एक साथ कई यूजर्स को सेवा दे सकता था। इससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हुआ। IBM 360, 370 सीरीज, PDP-11, ये सब इसी दौर के कंप्यूटर हैं। हाँ, ये काफी मशहूर हुए थे। तो फायदे साफ दिख रहे हैं। आकार और छोटा, स्पीड और तेज, नैनोसेकंड में। जी, नैनोसेकंड। कम बिजली, कम गर्मी, स्टोरेज बेहतर, प्रोग्रामिंग आसान। बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी कुछ चुनौतियां थीं। थोड़ी गर्मी अब भी थी, तो एसी की जरूरत अक्सर पड़ती थी। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, ये जो आईसी चिप्स थीं, इन्हें बनाना एक बहुत जटिल और महंगा प्रोसेस था। और अगर कोई चिप खराब हो जाए तो उसे ठीक करना लगभग नामुमकिन था। उसे बदलना ही पड़ता था। ओह। और इन मशीनों को चलाने के लिए अब भी खास ट्रेनिंग वाले लोगों की, मतलब स्पेशलाइज्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ती थी। ये दिलचस्प है कि कैसे हर पीढ़ी में सुधार तो हुए, पर कुछ पुरानी मुश्किलें रहीं या फिर नई खड़ी हो गईं। हाँ, ये विकास का हिस्सा है। तो अब आते हैं चौथी पीढ़ी पर, 1970 से 1985 का दौर। और यहीं से कहानी ने, कह सकते, असली मोड़ लिया। बिल्कुल। क्योंकि कंप्यूटर अब आम लोगों के घरों और दफ्तरों तक पहुंचने वाले थे। और ये सब हुआ माइक्रो प्रोसेसर की वजह से। माइक्रो प्रोसेसर, ये एक और क्रांति थी। सोचिए, पहले हजारों ट्रांजिस्टर एक बोर्ड पर लगते थे, फिर वो आईसी में सिमटे। और अब LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फिर VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक से हजारों लाखों सर्किट्स एक अकेली चिप पर आ गए। एक चिप पर? हाँ, पूरा का पूरा CPU, कंप्यूटर का जो दिमाग होता है, वो एक चिप पर समा गया। कमाल है। और इसी ने पर्सनल कंप्यूटर या पीसी को जन्म दिया। बिल्कुल। IBM PC, एप्पल मैकिन्टॉश जैसे नाम इसी दौर की देन है। कंप्यूटर इतने छोटे, शक्तिशाली और अहम बात, सस्ते हो गए कि उन्हें लोग अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए खरीद सकते थे। इसने तो कंप्यूटिंग की दुनिया ही बदल दी होगी। हाँ, इसने कंप्यूटिंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया, मतलब आम लोगों तक पहुंचा दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम भी और विकसित हुए, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड OS जो नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटरों को मैनेज करते थे, रियल टाइम OS जो तुरंत प्रतिक्रिया देते थे। अच्छा। नेटवर्किंग का विकास हुआ। शुरुआती इंटरनेट भी इसी समय पनपा, और C++ जैसी पावरफुल और लचीली हाई लेवल भाषाएं आई जो आज तक बहुत इस्तेमाल होती हैं। शुरुआती उदाहरणों में एल्टेयर 8800 का नाम भी आता है, जिसने हॉबिस्ट्स के बीच पीसी क्रांति शुरू की थी। जी हाँ। फायदे तो जबरदस्त लग रहे हैं। स्पीड बहुत तेज, पिको सेकंड में, आकार एकदम छोटा डेस्कटॉप, फिर पोर्टेबल भी। सही। कीमत कम, इस्तेमाल आसान, बहुत भरोसेमंद, गर्मी की समस्या लगभग खत्म, और हर तरह की प्रोग्रामिंग भाषाओं का सपोर्ट। जी, जहां तक नुकसान या चुनौती की बात है, तो दस्तावेज बताते हैं कि मुख्य चुनौती माइक्रो प्रोसेसर बनाने की तकनीक में ही थी। अच्छा। ये चिप्स बनाने के लिए बेहद एडवांस्ड और महंगी फैक्ट्रियों, जिन्हें फैब्स कहते हैं, और प्रक्रियाओं की जरूरत होती थी। हालांकि जब बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ तो कीमतें गिरी, पर यह तकनीक कुछ ही कंपनियों के हाथ में रही। ये बात है। और अब हम पहुंचते हैं पांचवी पीढ़ी में, 1985 से शुरू होकर आज तक जो चल रही है, हमारा वर्तमान और भविष्य। हाँ, यहाँ मुख्य फोकस है ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब एक चिप पर करोड़ों पुर्जे। जी। और सबसे बड़ा जो शब्द गूंज रहा है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। बिल्कुल। ULSI ने कंप्यूटिंग पावर को तो और बढ़ाया ही, लेकिन पांचवी पीढ़ी का लक्ष्य सिर्फ तेज कैलकुलेशन करना नहीं है। तो फिर क्या है? अब कोशिश है ऐसी मशीनें बनाने की जो इंसानों की तरह सोच सकें, हाँ। सीख सकें, भाषा समझें, देख सकें और फैसले ले सकें। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग यानी एक साथ कई काम करना, क्वांटम कंप्यूटिंग की संभावनाएं, नैनो टेक्नोलॉजी जैसी बहुत एडवांस चीजें शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स इंसानों जैसा व्यवहार करने की तरफ बढ़ रहे हैं। पाइथन, जावा, C++, .NET जैसी भाषाएं AI डेवलपमेंट में खूब इस्तेमाल हो रही है। हाँ, आजकल के लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, सुपर कंप्यूटर, ये सब इसी पीढ़ी का हिस्सा हैं। और AI का असर तो हम हर जगह देख ही रहे हैं।
बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवाओं में बीमारियों का पता लगाने से लेकर मनोरंजन, रोबोटिक्स, भाषा अनुवाद, सेल्फ ड्राइविंग कारें, हर जगह एआई है। गेम्स भी एआई की वजह से ज्यादा यथार्थवादी, रियलिस्टिक बन रहे हैं। स्पीड और क्षमता तो खैर बेमिसाल है और सुधार लगातार जारी है। फायदे तो साफ है, स्पीड अभूतपूर्व, रिपेयरिंग आसान, मतलब खराब हिस्से बदलना आसान हो गया है। जी, आकार बहुत छोटा और पोर्टेबल, लैपटॉप, स्मार्टफोन कहीं भी ले जाओ। और एआई का विकास जो नई नई संभावनाएं खोल रहा है, इन्हें मेंटेन करने की जरूरत भी कम पड़ती है। सही है। लेकिन यहाँ नई तरह की चुनौतियां भी हैं। इन दस्तावेजों में इसका जिक्र है। जैसे इन एडवांस सिस्टम्स, खासकर एआई को बनाना और इस्तेमाल करना काफी जटिल है। एआई को विकसित करना बहुत मुश्किल काम है। उसे इंसानी समझ के लेवल तक लाना अभी भी काफी दूर है। इसमें डेटा प्राइवेसी के मुद्दे हैं, एल्गोरिदम में पक्षपात यानी बायस की समस्या है। ये सब नई चुनौतियां हैं। अच्छा। साथ ही ये जो अत्याधुनिक चिप्स और कंप्यूटर बनते हैं, इनके लिए जो जटिल उपकरण और तकनीक चाहिए, वो बहुत महंगी है और आसानी से मिलती भी नहीं है। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो एकदम साफ है, कंप्यूटर का विकास कोई सीधी रेखा में नहीं हुआ, नहीं, बल्कि ये तकनीकी छलांगों की, टेक्नोलॉजिकल लीप्स की एक पूरी श्रृंखला रही है। वैक्यूम ट्यूब वाले वो विशालकाय कमरों से लेकर हमारी जेब में समा जाने वाली एआई संचालित डिवाइस तक का सफर तय हुआ है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प पैटर्न अगर देखें तो वो ये है कि हर पीढ़ी के साथ कंप्यूटर लगातार छोटे होते गए, तेज होते गए, सस्ते हुए, ज्यादा शक्तिशाली बने और आम इंसान के लिए ज्यादा सुलभ होते गए। हाँ, बिल्कुल। वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर, फिर आईसी, फिर माइक्रो प्रोसेसर और अब एआई और यूएलएसआई तक का ये सफर, ये निरंतर इनोवेशन की कहानी है। इसने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun.